ईरान की जंग को 12 दिन गुजर चुके हैं और ऐसा लगता है कि एक निर्णायक दौर में यानी एक डिसाइसिव फेज में ये वॉर आ चुकी है जो ईरान नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईरान की जंग को 12 दिन गुजर चुके हैं और ऐसा लगता है कि एक निर्णायक दौर में यानी एक डिसाइसिव फेज में ये वॉर आ चुकी है। जो नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं उनके तमाम फैसले इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें एक बड़ा फैसला जो न सिर्फ कि ईरान, इजराइल या फिर अमेरिका को प्रभावित करेगा बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को प्रभावित करेगा, उन 1 करोड़ भारतीयों को भी जो इन खाड़ी के देशों में रहते हैं। अगर आप गूगल में काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं या मेटा में काम करते हैं, इसके अलावा किसी भी इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स या इजराइल से जुड़ी हुई है और आप खाड़ी के किसी भी देश में रहते हैं, तो आपके दफ्तर पर हमला हो सकता है। ये हमला छुप के नहीं किया जा रहा है, कहीं छोटी मोटी जगह से नहीं किया जा रहा है, किसी धोखे के साथ नहीं, बल्कि बाकायदा अनाउंस करके ये हमला कर रहा है ईरान ने साफ तौर पर नए सुप्रीम लीडर जो है उनके बड़े फैसलों में से ये बताया जा रहा है एक फैसला हो सकता है। और ये बाकायदा उन्होंने डिक्लेयर किया है, जो वहाँ की रिवोल्यूशनरी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी जो गार्ड्स हैं उन्होंने बाकायदा ये डिक्लेयर किया है कि गूगल और तमाम टेक कंपनियां जो भी हैं वो लेजिटिमेट टारगेट्स हैं, हम उन पर हमला कर सकते हैं। यानी और एडवाइजरीज इस तरह की जारी की जा रही हैं कि आप इन कंपनियों में कहीं भी काम करते हैं या बैंक में भी आप किसी काम से गए हैं तो आप जो है बहुत सावधानी पूर्वक रहिए। आप सावधानी क्या बरत सकते हैं? सावधानी यही हो सकती है कि आप उस जगह पर ना जाएं, क्योंकि कभी नहीं पता कि किस जगह पर कहाँ और कौन सा बॉम्ब गिर सकता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे तो ये तो बड़ा ही इलॉजिकल और बड़ा गैर इंसानी फैसला लगता है, क्योंकि इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है? जिन लोगों के जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो इसका सीधा आप ये देखिए कि ईरान के बैंक पर हमला किया गया है और इसलिए ईरानी ये कह रहे हैं कि हम इसका जवाब देंगे। जो दुश्मन है उसने अब हमें खुली छूट दे दी है। तो पूरे तरीके से ये देखिए, इजराइल और यूएस के जो इकोनॉमिक टारगेट्स यानी कि अब तक मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया जा रहा था, मिलिट्री के बाद सीधे तौर पर ये ठिकाना जो है इकोनॉमिक यानी आर्थिक ठिकानों पर आ चुका है, क्योंकि तेहरान में जिस बैंक पर हमला किया गया उसमें धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। उसमें ये नहीं पता कि कितने लोग मारे गए, जख्मी हुए, लेकिन ईरानियों पर हमला कर रहा है यूनाइटेड स्टेट और इजराइल। और इसका जवाब देते हुए ईरान ने ये कहा है कि जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा एनिमी है, उसने हमें खुली छूट दे दी है। अब ये दर्शकों के ऊपर है कि वो किस तरह से ये समझते हैं कि ये सही है या गलत है। जंग के अपने उसूल होते हैं। कहा जाता है कि जंग में और इश्क में सब कुछ जायज़ होता है। मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करती कि आम जो लोग हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़े, लेकिन मैं ईरान की सरकार नहीं हूँ, मैं ईरान की मिलिट्री नहीं हूँ, मेरे ऊपर हमला नहीं हो रहा और मैं नहीं जानती कि इसका जवाब वो देश क्या किस तरह से देगा जिसकी पूरे अस्तित्व पर, उसके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो, उसके वजूद का सवाल हो। तो किस तरह से एक देश जिसके ऊपर दुनिया की 2 इतनी बड़ी ताकतें, जिसमें एक सबसे बड़ी ताकत है, वो अगर हमलावर है तो क्या ऑप्शंस हैं ईरान के पास, ये मैं आपको नहीं बता सकती। ये कॉमन सेंस भी फेल हो रहा है ऐसे वक्त में। तो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि जो ज़ायनिस्ट रिजीम है वो उसने हमारे बैंक पे हमला किया है। मिलिट्री सेंट्रल ऑपरेशनल कमांड ख़त्म अल अनबिया ने इस स्टेटमेंट जारी करते हुए स्टेट टेलीविज़न को ये बात कही है। सीधे तौर पर खुलेआम चेतावनी देते हुए, चुनौती देते हुए इस बात को कहा है। अब दुबई मीडिया ऑफिस से देखिए कि फ़िलहाल ये मैं बता रही हूँ आपको कि अलग अलग जगहों पर जो बड़ी ख़बरें आ रही हैं उसमें ये भी है कि दुबई की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है उसका कामकाज बंद कर दिया गया है, क्योंकि ख़तरा है ऑयल रिफाइनरीज़ को, ख़तरा है तमाम तरह के इकोनॉमिक जो टारगेट्स जिनके के बारे में बात की जा रही है। और अगर ये इसी तरह से जारी रहता है तो भारत में भी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में तो बहुत बुरी हालत है, हाहाकार हो रही है, हाय हाय मची हुई है। भारत में भी जो इकोनॉमिक जो डिस्ट्रेस है, जो संकट है एनर्जी का, वो सीधे तौर पे देखा जा रहा है कि बाकायदा लोगों में मारपीट शुरू हो गई है। एलपीजी सिलेंडर्स की जो काली खरीद है यानी ब्लैक मार्केट में
कालाबाजारी शुरू हो गई है और ब्लैक मार्केट में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। मैं पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहती, लेकिन साफ तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि इस तमाम खबरों के दौरान भी चूँकि मेरा जो कंसर्न है, सबसे बड़ी जो चिंता है, वो भारत ही बना हुआ है। ज़ाहिर है मैं इस देश की वासी हूँ और रिपोर्टिंग यहीं से करती हूँ और चिंता भी भारत के लोगों को लेकर है। तो साफ तौर पे ये सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है कि भारत में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आगे आके, सामने आके क्यों नहीं इस बात में हमें जो है अश्योरेंस दे रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्थिति बिल्कुल जब कंट्रोल से बाहर चली जाएगी तब ऐसा होगा क्या? पाकिस्तान जैसी हालत हो जाएगी, जब प्राइम मिनिस्टर को बयान देना पड़े तब हम इस बात को कहेंगे? प्रधानमंत्री जी हमारे अब भी तमाम तरह की रैलियां देख कर रहे हैं, ये भी आप देखिए अपने सामने खबर। तो अथॉरिटीज़ ने कन्फर्म किया है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमला हुआ है, उसके बराबर में ही, और 2 घाना के जो नागरिक हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, एक बांग्लादेश का नागरिक ज़ख्मी हुआ है और एक भारत का नागरिक ज़ख्मी हुआ है। हालांकि एयर ट्रैफिक जो है वो पहले की तरह चल रहा है, यानी उड़ानें पहले की तरह भरी जा रही हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर आपको मैं देना चाहती हूँ, वो है हॉर्मुज़ से जुड़ी हुई। अमेरिका ने ये नहीं सोचा था, और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। आप सोचिए कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और मिलिट्री, जिसके पास इतने बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिशियल्स हों, जो पूरी दुनिया के लिए रणनीति बना रहे हों, वो अलग बात है कि बर्बाद कर रहे हैं या आबाद कर रहे हैं, लेकिन कम से कम रणनीति तो बना रहे हैं। उन लोगों ने हॉर्मुज़ के बारे में नहीं सोचा, जहां से पूरी दुनिया के कम से कम 20 से 30 बल्कि 35% जो एनर्जी की ज़रूरत है उसका आदान प्रदान, यानी उसका जो है वो परिवहन का काम होता है। हॉर्मुज़ में आप देखिए ईरान जो है वो माइन कर रहा है, माइनिंग बिछा रहा है, खान बिछा रहा है जो ईरान है, ये खबर आ रही है। और नेवल जो माइंस हैं वो बिछाई जा रही हैं। ऑयल टैंकर अगर क्रॉस करता है हॉर्मुज़ को तो सीधे तौर पर माइंस से वो उड़ा देगा ईरान। और अब ये ईरान का दावा ये है, फिलहाल ईरान के अधिकारी ने क्या बात कही है, अमेरिका ने ये कहा कि उसने एक ऑयल टैंकर क्रॉस कर गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, और उसमें यूएस के नेवी शिप्स उनकी रक्षा कर रहे थे। यूएस के जो नेवी के जहाज़ थे वो रक्षा कर रहे थे और हमारा एक जहाज़ ऑयल का टैंकर यहाँ से गुजर गया है। ईरानी अधिकारी क्या कह रहे हैं, आपके सामने ये ट्वीट है, वो कह रहे हैं मे बी ऑन प्ले स्टेशन, यानी एक तरह से मॉक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि प्ले स्टेशन में ऐसा हो सकता है कि आप अगर खेल रहे हो कोई वीडियो गेम तब तो ये संभव है, लेकिन असली ज़िंदगी में ये संभव नहीं है। सीधे तौर पर देखिए ईरान का ये कॉन्फिडेंस ही बताता है कि ईरान किस तरह से इस वक्त पूरे तरीके से इस जंग के कंट्रोल में है। मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने शायद इस बात को नहीं सोचा था। अरुंधति रॉय जो कह रही थी वही मैं दोहराना चाहती हूँ कि शायद यूनाइटेड स्टेट्स ने, इजराइल ने, दोनों ने नहीं सोचा था कि ये ईरान जो है वो गज़ा नहीं है, ईरान फ़िलिस्तीन नहीं है। ईरान की ताकत को, ईरान के अज़्म को, उसकी हिम्मत को, इस सब को उन्होंने शायद ये समझा नहीं था। इसीलिए अब देखिए मॉक करते हुए ये कह रहे हैं। तो रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं कि अभी तक जो माइनिंग है वो एक्सटेंसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा फैली नहीं है। हालांकि सोर्सेज जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 80 से 90% जो स्मॉल बोट्स हैं वो और माइन लेयर्स, तो यानी कि फोर्स, ये समझ लीजिए आपकी कहा जा रहा है माइन लेयर्स, सो इट्स फोर्सेस कुड फिजिबल ले हंड्रेड्स ऑफ माइंस, यानी सैकड़ों की तादाद में जो माइंस हैं वो बिछाई जा सकती हैं, बारूद बिछाया जा सकता है। और लिटरली आप ये समझिए कि जिसको इजाज़त देगा ईरान सिर्फ वो जाएगा, कोई और नहीं जाएगा। ये खबर अपनी स्क्रीन पर देखिए, बांग्लादेश को इजाज़त दी गई है कि बांग्लादेश के जहाज़ यहाँ से गुजर सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है 20 से 30% जो ग्लोबल पूरा शिपमेंट है। और एलएनजी जो है, यानी आप ये सोचिए कि ये जो लिक्विड गैस का पूरा जो काम है, लिक्विड जो नेचुरल गैस है, इसका 30% यानी उसका 1/3 पूरी दुनिया का। आप अंदाज़ा तो लगाइए, जिन लोगों को भी थोड़ी भी समझ है साइंस की, रसायन विज्ञान की, या दुनिया के भूगोल की भी, अगर ज्योग्राफी की भी आप समझ रखते हैं, तो ये देखिए कि क्यों नहीं अमेरिका को, उसके एडवाइजर्स को ये पहले बताया गया। तो ये सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि बारूद बिछाया जा रहा है और पूरे तरीके से तमाम जो चोक पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। यूएस का इंटेलिजेंस ये कह रहा है कि अगर एविडेंस पाया गया तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम आपकी अकल ठिकाने लगा देंगे। ये बात की जा रही है। इफ़ ईरान हैज़ पुट आउट एनी माइंस इन द हॉर्मुज़ स्ट्रेट, वी हैव नो रिपोर्ट्स ऑफ देम डूइंग सो, वी वांट देम रिमूव्ड इमीडिएटली। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ईरान ने ऐसा जैसा कभी नहीं सोचा होगा, ऐसा कभी तजुर्बा नहीं किया होगा, हम वैसा सलूक करेंगे। अब दूसरी खबर पे आ जाती हूँ कि कैसे भारत को बेइज्जत करने का जो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, एक प्रोजेक्ट है, ऐसा लगता है यूनाइटेड स्टेट्स के पास, कि लगातार जब से सिंदूर ऑपरेशन हुआ है लगातार भारत को
जलील करने का जो एक काम किया जा रहा है उसमें लगा बना हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए यहाँ पर जो पार्लियामेंट की, वहाँ की जो संसद की जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने तो ये, मैं आपको सुनवाती हूँ उनका बयान। उन्होंने ये कहा कि भारत कैसे एक बहुत अच्छा, मैं कहूँगी गुड़िया है या गुड्डा है या हमारे हाथ का खिलौना है, एक गुड एक्टर है, एक अच्छा एक्टर है भारत, इसलिए हमने उनको इजाज़त दी है। और चूंकि ऑलरेडी इनके शिप में, इनके जहाज़ में जो है रशियन जहाज़ में तेल लदा हुआ था, इसलिए हमने उनको इजाज़त दे दी। लेकिन हमने ये सुनिश्चित किया है कि रशिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना चाहिए। जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं भारत को, फरमाते हैं कि इंडिया जो है ग्रेट पार्टनर रहा है स्टेबल मेंटेन करने में, स्टेबल ऑयल प्राइसेस अराउंड द वर्ल्ड। यूनाइटेड स्टेट्स इस बात को रिकग्नाइज़ करता है, इस बात की तारीफ़ करता है कि रशियन ऑयल परचेज़ किया है, पार्ट ऑफ दिस एफर्ट, क्या कि ताकि स्टेबलाइज रहे, ताकि कोई बहुत ज़्यादा पैनिक या फिक्र न फैले। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स एंड रिफाइनर्स ऑफ ऑयल एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया टू वर्क हैंड इन हैंड फॉर मार्केट स्टेबिलिटी फॉर अमेरिकन एंड इंडियंस। तो हमने ये इजाज़त दे दी है। आप ये देखिए, मैं आपको सुनवाती हूँ, पहले आइए सुन लेते हैं कि क्या कह रही हैं ये स्पोक्स पर्सन। Thank you. Last week, the Energy Secretary issued a waiver for India to get oil, Russian oils, during this energy crisis. Yes. Have you spoken to President about it? What's the idea behind this? I've spoken to the president about it. Yes, I have spoken to the president about it. And the president and the Secretary of Treasury and the whole national security team came to this decision because our allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. So as we work to appease this temporary gap of oil supply around the world because of the Iranians, we have temporarily permitted them to accept that Russian oil. And this Russian oil was already at sea. It was already out on the water. So this short-term measure, we don't believe it will provide significant financial benefit to the Russian government at this time. और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगली और बहुत महत्वपूर्ण खबर जो इज़राइल से आ रही है, पूरे तरीके से इज़राइल का ताना बाना बिखर रहा है। ख़बरें आप तक नहीं पहुंचेंगी, बहुत मुश्किल से कोई ख़बर आप तक पहुंचेगी, लेकिन वो ख़बर मैं आप तक पहुंचा रही हूँ स्काई न्यूज़, इसके अलावा BBC। यानी हद ये हो गई है उनके नुकसान की ईरानी हमलों में कि अब BBC को भी रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है, अब स्काई न्यूज़ को भी रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। मुझे इससे कोई खुशी नहीं मिलती। मैंने फिर वही कहा, मैं जंग के ख़िलाफ़ हूँ, हर कार्यक्रम में इस बात को मैं दोहराती हूँ। लेकिन अगर आपके ऊपर हमलावर हो जाए कोई, तो आपके पास सिवाय लड़ने और मुकाबला करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। ये देखिए, तेल अवीव से BBC की रिपोर्ट है। पार्शियल लॉकडाउन है, स्ट्रीट्स पूरे तरीके से खाली हैं, दुकानें पूरे तरीके से बंद हैं और अब बेशतर आबादी के लिए ये पूरे तरीके से ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। पूरी इकॉनमी क्रैश हो रही है। हिजबुल्लाह की मिसाइल्स भी इस तरह से जो है वो मिसाइल्स बरसा रही हैं कि सायरन्स तक चले जा रहे हैं। यानी कि आपको पता है कि उनका पूरा जो रेडार सिस्टम है, जो इंटरसेप्ट करता था मिसाइलों को, वो पूरे तरीके से नाकाम हो गया है। इजराइल का ख़ुद का भी अपना, अमेरिका ने जो उसको दिया वो भी, इसके अलावा कई खाड़ी के देशों में जो उनके रेडार सिस्टम्स थे उनको नेस्त नाबूद और तबाह कर दिया है ईरान ने। तो पूरे तरीके से अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित है ये बात। کسرا از اوضاع احوال تل آویو بگو به ما. جمال، اینجا حملات موشکی ایران ادامه داشته. چندین بار امروز این آژیرهای خطر به صدا درآمد و آخرین بار که آژیر خطر به صدا درآمد حمله موشکی حزب الله بود. अब अल जजीरा की रिपोर्ट देखिए। इजराइल ने ये वीडियो रिलीज़ किया है और कहा है कि किस तरह से हिजबुल्लाह की जो मिसाइल हैं वो फायर करने की वजह से सैटेलाइट और रेडार स्टेशन जो बेत शेमिश जगह है, इसमें एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ये डैमेज किया गया है। इसके अलावा तीसरी ये रिपोर्ट आ रही है सामने कि ये 3 बच्चे थे इन साहब के, जो शेल्टर पाने के लिए यहाँ पहुँच गए थे एक सिनेगॉग में, सेम जगह पर जहाँ ये हिजबुल्लाह के जो मिसाइल्स हैं उनकी बात कही जा रही है। और ईरानियन जो मिसाइल है उसने वहाँ पर हमला किया, उनके तीनों बच्चों की मौत हो गई। कितने दुख, कितने दर्द, कितने तकलीफ़ की बात है कि बाकायदा ऐसा नहीं है कि वो लोग हैं जिनके कोई नाम और उनके चेहरे नहीं हैं। ये बच्चे देखिए, छोटे मासूम मारे गए। इनका तो इस जंग में कोई कसूर नहीं था। इन बच्चों ने, यहूदी बच्चों ने तो कभी नहीं कहा था कि आप ईरान पर हमला कर दीजिए। सीधे तौर पर इन बच्चों की हत्या के लिए भी कोई और नहीं, नेतन्याहू जिम्मेदार है। मैं सिर्फ उनको जिम्मेदार
जिम्मेदार ठहराती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं इन बच्चों की हत्या के लिए। ये मासूम यहूदी बच्चे, इनका क्या कसूर है? 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनके पिता बता रहे हैं कि ये उनकी हत्या कर दी गई है। और यानी आप ये सोचिए कि सेलिब्रेट कर रहे थे 17वां बर्थडे और ये जो है वो स्ट्राइक में ये सब कुछ हो गया। आपके बाद अब लेबनान से खबर आ रही है 14 लोग मारे गए हैं इजराइल की स्ट्राइक में। और उसके अलावा एक और बहुत ही दर्दनाक खबर ये है कि फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अपने आप में इतना ख़तरनाक केमिकल होता है, बाकायदा यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी ने इसको कंफर्म किया है। पहले फ़िलिस्तीन पर भी इसका इस्तेमाल किया गया, अब वही फ़िलिस्तीन जो मॉडल है नरसंहार का, वही ईरान के ऊपर भी लागू किया जा रहा है, लेबनान के ऊपर भी लागू किया जा रहा है। फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया गया, जो जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है फ़ौरन इतना ज़्यादा आग और तबाही पैदा करता है और बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा करता है। इसके साथ साथ अब आपको आखिरी खबर मैं सुनाना चाहती हूँ। लेबनान की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने 570 लोगों की मौत की पुष्टि की है और 1,500 लोग अब तक बताए जा रहे हैं कि वो ज़ख्मी हैं। अब इसके अलावा बस आखिरी खबर आपके सामने यहाँ रखती हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों की आपको पता है टेलीफोन पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि एक क्विक, बहुत जल्द ही हम चाहते हैं कोई पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सेटलमेंट होना चाहिए, इस जंग को ख़त्म होना चाहिए। पुतिन ने ये भी कहा कि मैं तो यूरोप के साथ भी बात करने को तैयार हूँ। पहले उन्होंने हम धमकी दी थी, आपको याद है, कि वो तमाम तेल बंद कर देंगे, वो गैस बंद कर देंगे, तमाम जो एनर्जी की ज़रूरतें हैं यूरोप की वो तमाम एक तरह से वो हॉल्ट पर आ जाएंगी। अब वो ये कह रहे हैं कि वो यूरोप के साथ भी काम करने को तैयार हैं। तो क्या इस तरह का ही कोई एक पीछा दरवाज़ा है, पिछला दरवाज़ा, जिसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? अब डोनाल्ड ट्रंप के किसी तरीके से कोई रास्ता मिल जाए और ये जंग जो है किसी तरीके से उनके कंधों से उतर जाए।